बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब डिस्कस करते हैं रीनल पैथोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये रीनल ट्यूमर्स का या कैंसर्स ऑफ किडनी। इसमें से बहुत सवाल आने के चांसेस होते हैं। पास्ट पेपर्स में भी बहुत दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है, एमसीक्यूज़ भी बनते हैं, एससीक्यू भी बनता है। तो इस टॉपिक को ध्यान से करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देख लेते हैं किडनी ट्यूमर्स जो हैं उनकी, वो बेसिकली कोई भी ट्यूमर है किसी भी जगह पे है। तो ट्यूमर की क्लासिफिकेशन कोई पूछ ले तो दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं, या तो वो बिनाइन हो सकते हैं, लोकलाइज होंगे, मेटास्टेसाइज नहीं करेंगे, या वो मेलिग्नेंट हो सकते हैं कि मेटास्टेसाइज भी करेंगे, इन्वेड भी करेंगे नेबरिंग स्ट्रक्चर्स को। तो बिनाइन ट्यूमर्स जो होते हैं ना किडनी के, इनके ये 4 ट्यूमर्स हैं। इनके आप सिर्फ नाम भी याद कर लें तो मोर देन इनफ है। इसमें सबसे पहले होता है रीनल पैपिलरी एडिनोमा। ठीक है, ये पैपिलरी कहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को। तो एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं ना टिब्यूल्स के, उन एपिथेलियल सेल्स में से जो है ना ये एपिथेलियल सेल्स की प्रोलिफरेशन हो जाती है, जिनकी वजह से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाती हैं और ये रीनल पैपिलरी एडिनोमा डेवलप हो जाता है। दूसरे नंबर पे रीनल फाइब्रोमा। रीनल फाइब्रोमा जो है ना ये कनेक्टिव टिश्यू से राइज करता है। ठीक है, जो किडनी में कनेक्टिव टिश्यूज़ है ना उनकी प्रोलिफ्रेशन होना शुरू हो जाती है, और इस ट्यूमर के अंदर क्या होगा, फाइब्रस टिश्यू, जैसे फाइब्रोमास इंडिकेट कर रहा है, जिस के साथ ओएम में ओमा का लफ्ज़ लग जाए ना जिस ट्यूमर के साथ, तो वो बिनाइन ट्यूमर होता है। ये आपने ये बात याद रखनी है। तो रीनल पैपिलरी एडिनोमा का मैंने आपको बताया ये एपिथेलियल सेल से राइज कर रहा होता है, जबकि रीनल फाइब्रोमा कनेक्टिव टिश्यू से राइज कर रहा होता है। इसके बाद तीसरा ट्यूमर है बिनाइन ट्यूमर किडनी का, एंजियोमायोलाइपोमा। तो नाम से जाहिर है, एंजियो मतलब ब्लड वेसल, मायो स्मूथ मसल सेल्स, और लाइपोमा फैट सेल्स। यानी कि इस ट्यूमर में ये तीनों तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, स्मूथ मसल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और फैट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये होता है एंजियोमायोलाइपोमा। और चौथा बिनाइन ट्यूमर होता है ऑन्कोसाइटोमा। ऑन्कोसाइटोमा क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं किडनी में, उनको कहते हैं ऑन्कोसाइट्स। इनकी करेक्टरिस्टिक क्या होती है कि ये हाईली इयोसिनोफिलिक इनकी साइटोप्लाज्म होती है, और बहुत ज़्यादा जो है ना अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो इन सेल्स की अगर प्रोलिफ्रेशन हो जाए, ये बहुत ज़्यादा इनकी ओवर ग्रोथ हो जाए, तो इस वजह से जो है ना ऑन्कोसाइटोमा हो जाता है। तो ये 4 आपने बिनाइन ट्यूमर्स याद रखने हैं, रीनल पैपिलरी एडिनोमा, रीनल फाइब्रोमा, एंजियोमायोलाइपोमा और ऑन्कोसाइटोमा। अब देख लेते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ किडनी। मेलिग्नेंट ट्यूमर्स दो तरह के होते हैं, रीनल सेल कार्सिनोमा हो सकता है या विल्म्स ट्यूमर। विल्म्स ट्यूमर का आपने याद रखना है कि ये सिर्फ चिल्ड्रन में ही होता है, बच्चों में होता है, बच्चे का सिनारियो आएगा। जबकि रीनल सेल कार्सिनोमा अडल्ट्स में भी होता है। तो रीनल सेल कार्सिनोमा है 4 तरह का। क्लियर सेल कार्सिनोमा होता है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है जो किडनी के कैंसर्स की ना, किडनी ट्यूमर्स की मोस्ट कॉमन टाइप होती है क्लियर सेल कार्सिनोमा। इसमें नाम से ज़ाहिर है क्लियर सेल। ये जो सारे ट्यूमर्स हैं ना ये एपिथेलियल लाइनिंग से राइज कर रहे होते हैं। ये रीनल सेल कार्सिनोमा जो है ना, लाइनिंग जो है टिब्यूल्स की उनसे राइज करते हैं। क्लियर सेल कार्सिनोमा जो है इसमें क्लियर सेल, क्लियर साइटोप्लाज्म होगी। ये मैं इस वीडियो में आगे चल के आपको जब मार्फोलॉजी बताऊंगा तो इसमें आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूंगा कि ये इनकी मार्फोलॉजी कैसे होती है। अभी के लिए सिर्फ नाम याद रखें कि ये कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले क्लियर सेल कार्सिनोमा होता है, फिर पैपिलरी कार्सिनोमा होता है, ये भी लाइनिंग एपिथेलियल लाइनिंग से राइज कर रहा होता है। फिर क्रोमोफोब रीनल कार्सिनोमा होता है, और फिर आखिर में कलेक्टिंग डक्ट कार्सिनोमा होता है, ये कलेक्टिंग डक्ट से राइज करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं रीनल सेल कार्सिनोमा की, कि रीनल सेल कार्सिनोमा डेवलप ही क्यों हो रहा है। तो इसके रिस्क फैक्टर्स ना दो तरह के होते हैं। नंबर 1 होते हैं स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब होता है स्पंटेनियस। ठीक है, यानी कि कोई उनका हेरिडिटरी कोई चक्कर नहीं है, कंजेनिटल चक्कर नहीं है, वो लाइफ में कहीं कभी भी डेवलप कर सकते हैं। तो स्पोरेडिक कॉजेज़ में हमारे पास आती है स्मोकिंग, ओबिसिटी, हाइपरटेंशन से कैडमियम, और एक्वायर्ड पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। ये स्पोरेडिक रिस्क फैक्टर्स हैं कि अगर ये रिस्क फैक्टर्स इनको एक्सपोज होगा पर्सन तो उसको डेवलप हो जाएगा रीनल सेल कार्सिनोमा। दूसरे नंबर पे रिस्क फैक्टर होते हैं हेरिडिटरी। हेरिडिटरी क्या होते हैं कि म्यूटेशंस हो गई हैं जीन्स की। अब ये कौन से जीन्स हैं वो आगे पैथोजेनेसिस में पढ़ते हैं। तो हेरिडिटरी क्या होती है, कंजेनिटल कोई इनहेरिटेड म्यूटेशंस है। फॉर इंस्टेंस ये चीज़
बॉडी में एक क्रोमोसोम, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं, उन पे ना एक स्पेसिफिक जीन होता है जिसको कहते हैं VHL जीन। VHL से क्या बनता है? वॉन हिप्पल लिंडाउ जीन। ठीक है, ये जीन क्या होता है? ये नॉर्मली जो है ना, ये एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है। यानी कि इसका नॉर्मली क्या काम होता है? ये ट्यूमर को सप्रेस करके रखता है। जो भी ग्रोथ फैक्टर्स जो बनते हैं ना, जो ट्यूमर की ग्रोथ करवाते हैं, उनको ये सप्रेस करके रखता है, तो ये ट्यूमर बनने नहीं देता। तो होता क्या है कि रीनल सेल कार्सिनोमा के केस में इन जीन्स में VHL जीन, इसमें म्यूटेशन आना शुरू हो जाती है। तो इसमें जब म्यूटेशन आएगी तो जो VHL जीन है उसका जो नॉर्मल काम है वो कर नहीं पाएगा, उस तो लॉस हो जाएगा VHL जीन का। मैंने आपको बताया कि VHL जीन जो है वो ग्रोथ फैक्टर्स को कंट्रोल में रखता है, उनकी ओवर स्टिमुलेशन नहीं होने देता। पर अब वो जीन सही तरह से काम नहीं कर रहा, तो अब क्या होगा कि जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, पर्टिकुलरली इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर IGF और हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर, ये ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये ओवर एक्टिवेट, ओवर स्टिमुलेट हो जाएंगे, क्योंकि जीन ने इनको सप्रेस करके रखा हुआ था, जीन का फंक्शन लॉस हो गया म्यूटेशन की वजह से, तो ये ज़्यादा बनेंगे। हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर जब ज़्यादा बनेगा तो ये आगे इंक्रीज्ड प्रोडक्शन करवाएगा वस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर VEGF और PDGF, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर की इंक्रीज्ड प्रोडक्शन करवाएगा। तो ये तीन जब फैक्टर्स जो हैं, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, वस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर VEGF और PDGF, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ये जब ज़्यादा बनेंगे तो इससे क्या होगा? अब ग्रोथ फैक्टर्स हैं तो ये ग्रोथ बढ़ा देंगे, ग्रोथ बढ़ेगी तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगी, यानी कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है सेल्स की। और दूसरे नंबर पे एंजियोजेनेसिस भी होगी कि ब्लड वेसल्स भी ट्यूमर के अंदर बनना शुरू हो गई हैं। तो इन दो चीज़ों की वजह से रीनल सेल कार्सिनोमा डेवलप कर जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि VHL जीन में म्यूटेशंस हुई, उनकी वजह से VHL जीन का फंक्शन लॉस्ट हो गया, जिसकी वजह से ग्रोथ फैक्टर्स ज़्यादा बनना शुरू हो गए। ग्रोथ फैक्टर्स ज़्यादा बनना शुरू हो गए तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन और एंजियोजेनेसिस ज़्यादा स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से रीनल सेल कार्सिनोमा डेवलप कर गया। तो अब देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स रीनल सेल कार्सिनोमा के पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा। तो आपने याद रखना है पेपर के लिहाज से कि ये क्लासिक ट्राइएड होता है। ये हेमेटयूरिया के ब्लड इन यूरिन होगा, एक पाल्पेबल मास होगा, जिधर किडनी का फ्लैंक रीजन होता है ना, उधर उधर पाल्पेबल मास, पाल्पेट करेंगे तो एक मास सा फील होगा, और फ्लैंक पेन। ये क्लासिक ट्राइएड होता है। ये तीन चीज़ें आ गई हैं तो मतलब पक्का रीनल सेल कार्सिनोमा है। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है, हेमेटयूरिया, ब्लड इन यूरिन, पाल्पेबल मास होगा और फ्लैंक पेन होगी। ठीक है, ये कोई भी सिनारियो में अगर ऐसे आता है तो आपने फ़ौरन पिक कर लेना है कि ये रीनल सेल कार्सिनोमा का केस है। इसके अलावा जो कैंसर्स के साथ जनरली जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं, जैसे फीवर है या वेट लॉस है, वो भी प्रेजेंट होगा, और पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स भी हो सकते हैं। अब ये पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स क्या होते हैं कि कोई भी कैंसरस ग्रोथ हो रही है बॉडी के अंदर, वो कैंसर जो वो ट्यूमर जो है वो मुख्तलिफ हार्मोन्स सिक्रीट करता है। ठीक है, और उन हार्मोन्स की वजह से जो सिंड्रोम्स बनते हैं उनको पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम कहते हैं। तो रीनल सेल कार्सिनोमा में जो ट्यूमर बन रहा है उन वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करेगा और कौन कौन से सिंड्रोम कॉज करेगा, वो हम देखते हैं। अब सबसे पहले पॉलीसाइथीमिया होगा। पॉलीसाइथीमिया क्या होता है? इंक्रीज्ड रेड ब्लड सेल्स। ये क्यों बनेंगे? क्योंकि ये हार्मोन जो है, ये जो ट्यूमर है, ये एक हार्मोन रिलीज़ कर रहा होता है, एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन जाके बोन मैरो में ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करवा देता है, जिसकी वजह से पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। इसके अलावा ये ट्यूमर रेनिन भी रिलीज़ करवा रहा होता है, इंक्रीज्ड रेनिन की वजह से रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होगा, सॉल्ट वाटर रिटेंशन होगी और हाइपरटेंशन हो जाएगी। इसके अलावा ये ट्यूमर एक और हार्मोन रिलीज़ करवा रहा होता है, उसको कहते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन, PTHRP, पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन। अब इस पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन जो है ना, ये पैराथायरॉयड हार्मोन का ही एक्शन करेगा कि ब्लड से बोन में कैल्शियम जो है ना, उसको बोन से ब्लड में कैल्शियम को जो है ना वो ट्रांसपोर्ट करेगा, बोन से कैल्शियम निकालेगा और ब्लड में जो है ना वो कैल्शियम फेंकेगा, तो जिसकी वजह से हाइपरकैल्सीमिया हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा
जो है ये ट्यूमर हमने देखा एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा बना रहा था जिसकी वजह से पॉलीसाइथीमिया हो रहा था, रेनिन ज़्यादा बना रहा था जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रहा था, पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन ज़्यादा बना रहा था जिसकी वजह से हाइपरकैल्सीमिया हो रहा है। और इसके अलावा ACTH भी ज़्यादा बनाएगा, ACTH लाइक सब्सटेंसेस बनाना शुरू कर देता है जिसकी वजह से कशिंग सिंड्रोम हो जाएगा। तो ये 4 पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स आपने याद रखने हैं, ये एसोसिएट होते हैं विद रीनल सेल कार्सिनोमा। और एक और फीचर होता है कि रीनल सेल कार्सिनोमा रेयरली प्रेजेंट कर सकता है लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील के साथ। वेरिकोसील क्या होती है, ये जो है ना एबनॉर्मल डायलेशन होती है सक्रोटल वेन्स की, ठीक है। जो सक्रोटम के ऊपर वेन्स होती हैं ना उनकी डायलेशन को वेरिकोसील कहते हैं। अब लेफ़्ट साइडेड वेरिकोसील के साथ क्यों प्रेजेंट कर सकता है, तो ये आपने याद रखना है कि लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन जो है ना वो ड्रेन कर रही होती है लेफ़्ट रीनल वेन के अंदर, ठीक है। अब लेफ़्ट कोई भी किडनी का मसला है, वो किडनी का ट्यूमर हो गया है, वो ट्यूमर जो है वो रीनल वेन को भी जो है वो इन्वॉल्व कर लेगा और रीनल वेन हो जाएगी ब्लॉक। तो ये जब ब्लॉक हो गई तो ये टेस्टिकुलर वेन इसमें ड्रेन नहीं कर पाएगी तो वो इसकी एनलार्जमेंट डायलेशन हो जाएगी। इसी को ही वेरिकोसील कहते हैं। ये लेफ्ट साइडेड ही क्यों होती है, राइट साइडेड क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि राइट टेस्टिकुलर वेन सीधी इन्फीरियर वेना केवा में जा रही होती है। इस वजह से राइट साइडेड कोई असर नहीं पड़ता। लेफ्ट वेन जो है वो लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन हो रही होती है लेफ्ट रीनल वेन में, इस वजह से जो है ना वो अगर रीनल वेन की को इन्वॉल्व करता है ट्यूमर तो आगे फिर टेस्टिकुलर वेन ड्रेन नहीं हो पाएगी और वेरिकोसील हो जाएगी। अब देखते हैं मॉर्फोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीनल सेल कार्सिनोमा की मॉर्फोलॉजी काफ़ी दफ़ा पेपर में क्वेश्चन भी आता है, MCQs भी आते हैं इससे। तो मॉर्फोलॉजी देखनी है हमने 2 तरीके से, कि एक तो ग्रॉसली कैसी अपीयरेंस होगी ट्यूमर की, कि नेकेड आई से हमने देखा है तो कैसा नज़र आएगा, और दूसरी माइक्रोस्कोपिकली हमने ट्यूमर को बायोप्सी के ज़रिए बाहर निकाला और फिर देखा तो वो कैसा नज़र आ रहा है। तो पहले ग्रॉसली देखते हैं। ग्रॉसली हमें क्या नज़र आएगा कि ये एक वेल सर्कमस्क्राइब्ड सॉलिड मास होगा, कि उसकी पर्टिकुलरली ऐसे सर्कमस्क्राइब्ड सा होगा, उसकी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज होंगी और सॉलिड मास होगा। दूसरे नंबर पे अगर इसको कट करेंगे तो कट सरफेस जो है वो येलो टू ब्राउन होगा, और जब कट करेंगे सरफेस को देखेंगे तो उसमें मुख्तलिफ एरियाज़ नज़र आ रहे होंगे। जैसे ये अब कट सरफेस है, ये किसी जगह पे हैमरेज हो रहा है, किसी जगह पे निक्रोसिस हुई हुई है या सिस्टिक डिजनरेशन हुई है, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है ये हमें ग्रॉसली नज़र आएगी अपीयरेंस की। वेल सर्कमस्क्राइब्ड मास होगा, कट सरफेस येलो टू ब्राउन होगा, और जो कट सरफेस है उसमें काफ़ी एरियाज़ होंगे, मल्टीपल एरियाज़ ऑफ नेक्रोसिस और हैमरेज वगैरह, ठीक है। अब माइक्रोस्कोपिकली वेरी करती हैं जो विद द टाइप ऑफ कैंसर। क्लियर सेल कार्सिनोमा जो टाइप है ना रीनल सेल कार्सिनोमा की, उसमें क्या हो रहा होता है, क्लियर सेल का मतलब है कि क्लियर साइटोप्लाज्म होगी। क्लियर साइटोप्लाज्म का मतलब है कि पेल सी साइटोप्लाज्म, वाइटिश सी साइटोप्लाज्म होगी, ठीक है। वाइटिश क्यों होगी, क्योंकि अबंडेंट लिपिड्स और ग्लाइकोजन होंगे, ठीक है। अब फॉर इंस्टेंस ये एक सेल है ट्यूमर का, क्लियर सेल कार्सिनोमा के ट्यूमर का ये एक सेल है, इसमें राउंड टू ओवल न्यूक्लियस राउंड या ओवल न्यूक्लियस सही है अपनी जगह पे, और राउंड टू ओवल है, पर साइटोप्लाज्म पेल सी है, ठीक है, वाइटिश सी साइटोप्लाज्म है, क्योंकि लिपिड और ग्लाइकोजन बहुत भर गए हैं। इसी वजह से इसको क्लियर सेल कार्सिनोमा कहते हैं, क्योंकि क्लियर साइटोप्लाज्म होती है। दूसरे नंबर पे आता है पेपिलरी कार्सिनोमा। पेपिलरी रीनल कार्सिनोमा जो है ना, ये भी एक टाइप है रीनल सेल कार्सिनोमा की। इसमें पेपिलरी का मतलब होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। अब जो रीनल टिब्यूल्स हैं, फॉर इंस्टेंस ये एक टिब्यूल है, इसकी एपिथेलियल लाइनिंग जो है, एपिथेलियम वो जगह होती है जो बाहर वाली, सबसे बाहर वाली लेयर जो ल्यूमन के साथ लग रही होती है, इसकी जो है ना आउटग्रोथ होना शुरू हो जाती है और ऐसे ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ही बनना शुरू हो जाती हैं। तो जो टिब्यूल्स में आ रही होंगी ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, तो होता क्या है इसमें स्पेसिफिक बात कि समोमा बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं पेपिलरी कार्सिनोमा में। समोमा बॉडीज़ से क्या मुराद है कि ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन रही हैं इन पे आके तो जब कैल्शियम इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पे डिपॉजिट होगा तो उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको कहते हैं समोमा बॉडीज़। और समोमा बॉडीज़ के अलावा फोमी मैक्रोफेजेस भी नज़र आएंगे पेपिलरी कार्सिनोमा में, ठीक है। इसके बाद तीसरी टाइप जो है वो रीनल सेल कार्सिनोमा की होती है क्रोमोफोब कार्सिनोमा। क्रोमोफोब कार्सिनोमा का से क्या मुराद है, क्रोमो का मतलब होता है कलर और फोब का मतलब होता है रेजिस्टेंट, यानी ये कलर रेजिस्टेंट होता है।
तो इसमें भी पेल साइटोप्लाज्म होगी। ठीक है, आपने इसको याद रखने का तरीका क्या है इसका, आपने ना 3 पीस से इसको याद रखना है, पी। पहले पी से बनेगा पेल साइटोप्लाज्म, के साइटोप्लाज्म पेल सी होगी क्योंकि ये कलर रेजिस्टेंट होता है। दूसरे नंबर पे पेरीन्यूक्लियर हैलोज होंगे और तीसरे नंबर पे प्रोमिनेंट सेल मेम्ब्रेन्स। तो 3 पीस से आपने इसको याद रखना है। पेरीन्यूक्लियर हैलोज क्या होते हैं कि ये ना ये अगर ब्लैक कलर का न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अराउंड एक, ये जो रेड से मैंने शो किया, एक ऐसा सा एक क्लियर जोन होगा अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब वाइट सा क्लियर सा जोन होगा अराउंड न्यूक्लियस। इसको कहते हैं पेरीन्यूक्लियर हैलोज। तो अगर कोई एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए कि कोई अब कि अगर न्यूक्लियस के अराउंड पेरीन्यूक्लियर हैलोज नज़र आ रहे हैं तो आपने पिक कर लेना है कि ये क्रोमोफोब कार्सिनोमा है। अब देखते हैं कि स्टेजिंग कैसे होती है रीनल सेल कार्सिनोमा की। तो स्टेजिंग आपको पता है कि 3 तरह जो है वो स्टेजिंग कैसे करते हैं किसी भी ट्यूमर की, TNM स्टेजिंग मेथड के थ्रू। TNM, T से बनता है ट्यूमर साइज यानी कि उसका साइज कितना है, और N से बनता है नोडल इन्वॉल्वमेंट यानी कि वो कौन कौन से नोड्स को इन्वॉल्व कर रहा है उसकी बेसिस पे स्टेजिंग, और M से मेटास्टेसिस कि वो मेटास्टेसाइज कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसकी स्टेजिंग हम देखते हैं अब T ट्यूमर साइज़ के लिहाज से। तो ये T1 to T4 हमने इसको क्लासिफाई किया है, इसकी स्टेजिंग की है। T1 में यानी कि स्टेज 1 पे ट्यूमर 7 सेंटीमीटर से कम होगा या इक्वल टू होगा 7 सेंटीमीटर, और लिमिटेड टू किडनी होगा यानी सिर्फ किडनी तक ही है, वो किडनी के बाहर नहीं आया। T2 में क्या होगा कि वो 7 सेंटीमीटर से बड़ा है और फिर अभी भी किडनी तक ही लिमिटेड है, किडनी से बाहर नहीं आया। T3 की आगे फर्दर 3 क्लासेस हैं, T3A, T3B और T3C। T3A का क्या मतलब होता है कि ये अब बाहर आना शुरू हो गया और इसने रीनल वेन को भी इन्वॉल्व कर लिया। T3B में रीनल वेन के साथ साथ डायाफ्राम के नीचे के जो नेबरिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व कर लिया। तो ये T3B वाला स्टेज है। T3C वाले स्टेज में क्या होता है कि जो डायाफ्राम के नीचे वाले स्टेजेस को स्ट्रक्चर्स को भी इन्वॉल्व कर लिया, रीनल वेन को भी इन्वॉल्व कर लिया, और डायाफ्राम से अबव भी जाके इसने स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। तो ये T3C है। इसके बाद T4 क्या होता है कि ये जिरोटास फेशिया को इन्वॉल्व करता है। जिरोटास फेशिया क्या है, अब फॉर इंस्टेंस ये किडनी है, किडनी को एक फेशिया ने सराउंड किया होता है, उसको कहते हैं रीनल फेशिया या उसका दूसरा नाम होता है जिरोटास फेशिया। तो इसको भी जब इन्वॉल्व कर लेगा ना तो वो T4 की स्टेज है। तो ये थी ट्यूमर साइज़ के लिहाज से। अब देखते हैं एन स्टेजिंग, नोडल इन्वॉल्वमेंट कि क्या नोडल इन्वॉल्वमेंट है, अगर है तो कितनी है। तो इसके हिसाब से देखें तो N0 के कोई नोडल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। N1 होगा कि सिर्फ रीनल नोड्स जो हैं उनको इन्वॉल्व कर रही है, और N2 के रीनल के अलावा भी कोई नोड्स हैं उनको इन्वॉल्व कर रही है। तो ये N2 का स्टेज है। अब तीसरी देख लेते हैं मेटास्टेसिस कि मेटास्टेसिस के लिहाज से कैसी क्या स्टेजिंग होगी। तो ये इंतहाई सिंपल है। M0 होगा तो कोई मेटास्टेसिस नहीं हो रही। M1 होगा ये मेटास्टेसाइज कर रहा है लंग्स की तरफ, बोन्स की तरफ, लिम्फ नोड और लिवर में। मोस्ट कॉमनली जो है ना रीनल सेल कार्सिनोमा वो लंग्स और बोन्स की तरफ जो है ना मेटास्टेसाइज करता है। लंग्स में तो काफ़ी चांसेस होते हैं, 70 to 80% चांसेस के लंग्स में मेटास्टेसाइज कर जाएगा। अब देखते हैं कि आपने इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी करवानी है कि अगर कोई ये रीनल सेल कार्सिनोमा का केस आ जाए। तो सबसे पहले यूरिनारी करवाएंगे। यूरिनारी क्यों करवाएंगे कि कोई भी हिमट यूरिया वगैरह हो उसका पता चल जाए। अल्ट्रासाउंड कंट्रास्ट एनहांस CT करवाएंगे कि आप रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवा रहे हैं कि ट्यूमर को देख लें कि ट्यूमर किस जगह पे, उसकी लोकेशन क्या है और वो कितना जो है वो इन्वॉल्व कर रहा है नोड्स वगैरह को। बायोप्सी जो है ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है कि आपने ट्यूमर के टिश्यू को निकाल के ही देख लिया माइक्रोस्कोप के अंडर कि वो क्या, फिर उससे टाइप उसकी पता चल जाती है और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट का पता चल जाता है। और एक्सरे चेस्ट का करवाएंगे, MRI या बोन स्कैन भी करवा सकते हैं। ये क्यों करवाएंगे? एक्सरे चेस्ट करवाएंगे, इससे पता लग जाएगा कि लंग्स में मेटास्टेसाइज कर रहा है या नहीं कर रहा। बोन स्कैन करवाएंगे, इससे पता लग जाएगा कि बोन में मेटास्टेसाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ तक था रीनल सेल कार्सिनोमा का टॉपिक। ये एक लंबा टॉपिक था, इसको बहुत ध्यान से करें। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पिक होते हैं, SCQs भी बनते हैं, MCQs भी बनते हैं, और इसके अलावा ये वाइवा में भी, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है।